क्या आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना और नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं? तो डार्क एनएलपी आपकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकती है। मास्टर द आर्ट ऑफ परसुएशन, मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस विद दिस पावरफुल साइकोलॉजिकल टूलकिट। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। कभी सोचा है कोई तुम्हारी आंखों में देखे और तुम हाँ कह दो बिना सोचे? शायद तुमने उसे समझा इन्फ्लुएंटियल, लेकिन असल में तुम कंट्रोल हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा डिसीजन सब कुछ स्क्रिप्टेड था और तुमने नोटिस तक नहीं किया क्योंकि उसने डार्क एनएलपी का इस्तेमाल किया था। ये किताब डार्क एनएलपी बाय माइकल पेस किसी सिंपल सेल्फ हेल्प बुक की तरह नहीं है। यह एक ऐसा दरवाज़ा खोलती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। यहाँ हम बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो वर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तुम सीखते हो कैसे बिना टच किए, बिना धमकाए किसी की सोच को मोल्ड किया जा सकता है, कैसे गिल्ट के बिना मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे सामने वाला यही सोचे कि उसने अपनी मर्जी से चुना है जबकि सारी मर्जी तुम्हारी थी। लेकिन रुको, डार्क एनएलपी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की किताब नहीं है। ये तुम्हें पहले तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है, तुम्हारे अंदर की वो डार्कनेस, वो छिपी हुई पावर जिसे तुमने कभी अनलॉक करने की हिम्मत ही नहीं की। माइकल पेस तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले चलता है जहां लोग शब्दों से नहीं, माइंड पैटर्न से इन्फ्लुएंस करते हैं, जहां पास्ट को रीराइट किया जा सकता है, प्रेजेंट को कंट्रोल किया जा सकता है और फ्यूचर को किसी और की सोच के बिना डिजाइन किया जा सकता है। अगर तुम वीक हो, यह किताब तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम सिर्फ सुनना चाहते हो तो एग्जिट अभी कर लो। लेकिन अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि कैसे लोग आपकी बातों से नहीं आपकी सोच से डरे, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो। Why NLP is considered controversial? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने मैग्नेटिक क्यों होते हैं? ऐसा क्या है उनमें जो आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, यहाँ तक कि आपके डिसीजंस तक को सुभटली इन्फ्लुएंस कर देते हैं? अगर मैं कहूँ कि यह कोई मैजिक नहीं है, ना ही यह किस्मत की बात है, बल्कि यह है एक साइकोलॉजिकल टेक्निक जिसे कहते हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, NLP सिर्फ सेल्फ ग्रोथ या कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं है। ये एक पावरफुल टूल है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, और यही रीजन है कि NLP इतने सालों से विवादित बना हुआ है। इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में एंटर करते हैं, एक स्ट्रेंजर आपको देखता है, कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करता है, और जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, कुछ तो है उसकी आवाज में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में जो आपको ड्रॉ करने लगता है। यू कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि आप उसकी बातों को मानने लगते हैं। वह बस बात नहीं कर रहा, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है। दैट्स NLP का कोर प्रिंसिपल सिंपल है लेकिन पावरफुल। ये टेक्निक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पैटर्न्स का यूज करके किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है विदाउट देम इवन नोइंग इट। लेकिन यही है प्रॉब्लम भी, क्योंकि इस इन्फ्लुएंस का यूज हमेशा गुड के लिए नहीं होता, और वहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। कभी किसी स्मार्ट बिजनेसमैन को देखा है जो इन्वेस्टर्स को सिर्फ बातों से ही कन्विंस कर लेता है, इवन जब वह ट्रुथ नहीं बोल रहा होता। वो यूज कर रहा होता है NLP की एक ट्रिक जिसे कहते हैं एंकरिंग जैसे। फॉर एग्जाम्पल, हर बार जब वह प्रॉफिट कहता है, वह हल्के से टेबल पर टैप करता है। बार बार ये जेस्चर रिपीट करने से आपका माइंड उस एक्शन को प्रॉफिट से इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। अगली बार वो प्रॉफिट बोलेगा, आपके अंदर वही एक्साइटमेंट ट्रिगर होगी। अब आप लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजन ले रहे होंगे, और यही तो है NLP का मैजिक। इट रिवायर्स योर रिस्पॉन्स विदाउट यू इवन नोइंग। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। NLP कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये आपकी रियलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। सोचिए, क्या होगा अगर कोई आपके फियर्स, डिजायर्स या पास्ट मेमोरीज को ट्विस्ट कर दे, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और जेस्चर्स से। दैट्स द डार्क साइड ऑफ NLP। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक वेपन बन सकता है। कोई भी इंसान आपको फील करा सकता है कि आप किसी से प्यार करते हैं। वो आपको फोर्स कर सकता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए जो आपके अगेंस्ट हो। वो आपकी मेमोरीज तक को डाउट में डाल सकता है। वो आपकी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है हिज वे। अब आप समझ सकते हो कि क्यों NLP इतना पावरफुल और साथ ही इतना डेंजरस है। बिकॉज जब इसे गलत तरीके से यूज किया जाता है, ये बन जाता है माइंड कंट्रोल का टूल। ये मैनिपुलेशन की एक फाइनली ट्यून्ड आर्ट है, और अगर गलत हाथों में चला जाए
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत घातक हो सकते हैं। लोगों के रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं, बिजनेसेस कोलैप्स कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स की लाइफ रुइन हो सकती है विदाउट देम इवन रियलाइजिंग व्हाट हैपेंड। पर फिर भी एनएलपी का यूज क्यों होता है? सिंपल, बिकॉज इट वर्क्स। ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है कि जो इसे मास्टर कर लेता है वह दुनिया को अपने हिसाब से शेप कर सकता है विदाउट मेकिंग नॉइज। लेकिन याद रखिए, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक वेल इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल वेपन है जो ह्यूमन माइंड की गहराई से खेलता है। और जब इतनी पावर आपके पास हो तो या तो आपको उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी होगी या फिर केओस लाने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो, बिजनेस डील में हो या किसी इमोशनल रिश्ते में, एक पल के लिए सोचिए, क्या आप सच में कंट्रोल में हैं? क्या कोई सूक्ष्मता से आपकी भावनाएं, आपकी धड़कन और आपके विचारों को मार्गदर्शन कर रहा है पीछे की पट्टी से? यही है रीजन क्यों एनएलपी इतना कंट्रोवर्शियल है। और ये तो बस शुरुआत है, अगले वीडियो में मिलते हैं क्योंकि एनएलपी का डार्क साइड अभी अनफोल्ड होना बाकी है। चैप्टर 2, डार्क एनएलपी की नींव एंड हर हथियार की एक शुरुआत होती है। डार्क एनएलपी की भी एक फाउंडेशन है, एक ऐसा बेस जो इंसान को मेंटली मैनिपुलेट करने की कला में माहिर बना देता है। माइकल पेस कहते हैं, अगर तुम्हें मास्टर बनना है तो तुम्हें इस डार्क गेम की जड़ें समझनी होंगी। डार्क एनएलपी की नींव किसी क्लासरूम में नहीं मिलती, ये बनती है असली दुनिया में, जहां लोग ट्रस्ट करते हैं और वही ट्रस्ट उनके खिलाफ यूज होता है। यह अध्याय बताता है एनएलपी की ताकत सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि बिलीफ सिस्टम्स, इमोशंस और न्यूरल पैटर्न्स का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब सोचिए, अगर किसी का माइंड एक सॉफ्ट क्ले की तरह है तो एनएलपी वो आर्टिस्ट है जो उसे अपने हिसाब से ढालता है। और जब यह आर्टिस्ट का इरादा डार्क होता है तो वह बन जाता है एक शैडो प्लेयर जो सामने नहीं दिखता, लेकिन हर मूव उसी के हाथ में होता है। एक सीन इमेजिन कीजिए, एक लड़का पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। डार्क एनएलपी प्रैक्टिशनर उसे बार बार एक सेंटेंस सुनाता है, आपका जन्म देने के लिए हुआ है, द स्पॉटलाइट लव्स यू। यह लाइन बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और धीरे धीरे वह खुद पर बिलीव करने लगता है कि सच में स्पॉटलाइट उसे पसंद करती है। बातें बदलती हैं और साथ में उसकी रियलिटी भी। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है कि ट्रुथ और बिलीफ में फर्क होता है। डार्क एनएलपी सच नहीं बताता, वह एक नया बिलीफ क्रिएट करता है जो धीरे धीरे सामने वाले का ट्रुथ बन जाता है। और यह सब होता है भाषा और साइकोलॉजी के जरिए। डार्क एनएलपी का पहला हथियार है एंकरिंग, एक खास स्मेल, शब्द या साउंड को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से जोड़ देना और बाद में जब वो ट्रिगर एक्टिवेट किया जाए तो सामने वाला वही इमोशन दोबारा फील करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, एक लड़का जब भी किसी लड़की से मिलता है वह एक खास परफ्यूम लगाता है। कुछ ही समय में उस परफ्यूम की खुशबू उस लड़की के मन में कंफर्ट से जुड़ जाती है। अब जब भी वह खुशबू आएगी लड़की को उसी लड़के की याद आएगी। यही है एंकरिंग, एक साइलेंट इनविजिबल कंट्रोल मैकेनिज्म। इस अध्याय का फाउंडेशन यही है कि डार्क एनएलपी कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके थॉट्स, मूड और एक्शंस कंट्रोल हो चुके होंगे। माइकल पेस कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेता है वह दूसरों के सबकॉन्शियस तक भी पहुंच सकता है। फाउंडेशन यही सिखाता है। हर इंसान का ब्रेन एक प्रोग्रामेबल मशीन है और डार्क एनएलपी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उस ब्रेन को साइलेंटली कोड करती है। लेकिन ये पावर अगर गलत हाथों में जाए तो ये एक व्यक्ति को पूरी भीड़ तक मैनिपुलेट करने की एबिलिटी दे सकती है, सिर्फ कुछ वर्ड्स और जेस्चर्स से। डार्क एनएलपी का फाउंडेशन वही है जो हिप्नोसिस का है, जहां इंसान सोचता है कि वह कॉन्शियस है लेकिन असल में वह सिर्फ इनविजिबल सजेशंस पर रिएक्ट कर रहा होता है। यह अध्याय आपको वार्न करता है, अगर आप बचना चाहते हैं तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको सुनना होगा उन बातों के पीछे छुपे इंटेंशंस को, वरना एक दिन आप हाँ कह देंगे जब आपके भीतर की आवाज ना चिल्ला रही होगी। माइकल पेस कहते हैं, नींव वो नहीं जो जमीन पर दिखती है, नींव वो है जो अंदर छुपी होती है। और डार्क एनएलपी की नींव इंसान के दिमाग के सबसे छुपे हुए हिस्से तक पहुंचती है, द सबकॉन्शियस आई। चैप्टर, मास्टर योरसेल्फ बिफोर ट्राइंग टू मास्टर अदर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन अपने अंदर की दुनिया से हार रहे हो? बहुत लोग दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन खुद को कभी समझा ही नहीं, खुद को कभी ट्रेंड ही नहीं किया।
और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब तक आप खुद को मास्टर नहीं करते, आप किसी और को मास्टर नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि जो लोग दुनिया को साइलेंटली कमांड करते हैं, जो बिना आवाज उठाए लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं, वह पहले खुद की हर कमजोरी, हर डर, हर इमोशनल ब्रेकडाउन को फेस कर चुके होते हैं। उन्होंने खुद को ऐसा हथियार बनाया है जो अंदर से मजबूत है और बाहर से काम। अब सोचो एक सिचुएशन का, आप किसी आर्गुमेंट में हैं, सामने वाला जोर जोर से बोल रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है, आपका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, माइंड में कस है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल में हैं। आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं और रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हैं। दैट मोमेंट, यही वो पल होता है जहां असली पावर छुपी होती है। एक इंसान जिसने खुद को मास्टर किया है, वह किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकता है, बिना सामने वाले को पता चले। इमेजिन करो एक टॉप लेवल नेगोशिएटर को। कॉन्फ्रेंस रूम में टेंशन है, स्टेक्स हाई हैं, लोग घबराए हुए हैं, लेकिन वो आदमी एकदम कंपोज्ड है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, उसकी वॉइस काम है, हर वर्ड मेजर्ड है, हर जेस्चर पावरफुल है। बाकी लोग उस पर रिएक्ट नहीं करते, वो उसके प्रेजेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही इज लीडिंग। लेकिन ये लेवल का कंट्रोल एक रात में नहीं आता। ये जर्नी शुरू होती है इंट्रोस्पेक्शन से, खुद को देखने से, समझने से कि क्या चीज आपको ट्रिगर करती है, कौन से इमोशन आपको वीक बना देते हैं। और फिर आती है डिसिप्लिन, खुद को रोकना जब सब कुछ आपको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। और आखिर में कंसिस्टेंसी, हर दिन हर मोमेंट अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, कंट्रोल करना और इवॉल्व होते रहना। क्योंकि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं पा सकते तो दुनिया पर कंट्रोल बस एक इल्यूजन रहेगा। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंस्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाएगी। सेल्फ मास्टरी इज नॉट ऑप्शनल, ये आपका फाउंडेशन है। अगर आप खुद को मास्टर कर लेते हैं, अपने थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो फिर आप किसी भी इंसान, किसी भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, साइलेंटली, इनविजिबली, पावरफुली। तो सवाल ये नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप खुद को मास्टर करने के लिए रेडी हैं। चौथी किताब, कैसे दूसरों को प्रभावित और नियंत्रित करें। दुनिया को चलाने वाले लोग दिखते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस हर जगह होती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं? ऐसा क्या है उनके पास जो दूसरों के पास नहीं? आंसर सिंपल है, उनके पास है इन्फ्लुएंस, और उस इन्फ्लुएंस को साइलेंटली कन्वर्ट करना आता है कंट्रोल में। लेकिन ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजी है। किसी को कंट्रोल करने का सबसे सरल तरीका यह नहीं होता कि आप उन्हें जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर करो, बल्कि उन्हें यह बिलीव करा दो कि जो वह कर रहे हैं वह उनकी अपनी चॉइस है। यह होता है रियल मैनिपुलेशन। सोचो, एक रूम में दो लोग हैं, एक बार बार बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डोमिनेटिंग कर रहा है, और दूसरा बस सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है, धीरे धीरे सवाल कर रहा है। लेकिन कुछ देर में वही दूसरा इंसान पूरे कॉन्वर्सेशन को लीड करने लगता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इन्फ्लुएंस इज इनविजिबल। उसने सामने वाले की नीड्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज को पढ़ लिया, उसने उसके अंदर एक डाउट प्लांट कर दिया और फिर उस डाउट को आंसर भी खुद दिया। एंड ब्यूम, कंट्रोल एस्टैब्लिश। कंट्रोल करने का पहला रूल है अंडरस्टैंड बिफोर यू एक्ट। जब तक आप सामने वाले के इमोशंस, माइंडसेट और पेन पॉइंट्स को डिकोड नहीं करोगे, आप उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और एक बार डिकोड कर लिया, फिर हर शब्द, हर एक्सप्रेशन, हर साइलेंस एक वेपन बन जाता है। एक टाइम की बात है, एक सेल्समैन था। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स सुन रहा था। वो बस कस्टमर से पूछ रहा था, व्हाट बॉदर्स यू मोस्ट। हर बार जब कोई कुछ बताता, वो बस क्वाइटली नोट करता। और फिर एक दिन उसने एक ऐसा सॉल्यूशन ऑफर किया जो सबकी एक्सपेक्टेशन से बेटर था। उसने कुछ सेल नहीं किया, लोगों ने खुद आकर उससे बाय किया। क्यों? बिकॉज ही कंट्रोल्ड नॉट द प्रोडक्ट बट द परसेप्शन। इन्फ्लुएंस का दूसरा सीक्रेट है मिररिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एनर्जी को मिरर करना, ताकि वह सबकॉन्शियसली फील करें कि दिस पर्सन गेट्स मी। और जब कोई आपको रिलेट करने लगता है, वो ट्रस्ट करने लगता है, और ट्रस्ट है सबसे डेंजरस गेट, क्योंकि उसके अंदर से कंट्रोल का रास्ता खुलता है। कंट्रोल का तीसरा लेवल है इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल बटन्स होते हैं, गिल्ट, फियर, वैलिडेशन, लव, एंगर, और जो इन बटन्स को प्रेस करना जानता है
वो इंसानों को पपेट की तरह मूव करा सकता है। बट रिमेंबर, ये पावर एक कर्ज भी है, क्योंकि जो दूसरों को कंट्रोल करता है, अगर उसने खुद पर कंट्रोल नहीं पाया तो वह खुद ही अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। कंट्रोल सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक आर्ट है, एक साइलेंट युद्ध जहां शब्द कम और असर ज्यादा होता है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप तैयार हैं उस साइकोलॉजी को सीखने के लिए जिसे आप किसी के माइंड और चॉइसेस को अपनी मर्जी से शेप कर सको? क्या आप उस लेवल का इन्फ्लुएंस चाहते हो जहां लोग खुद चलकर आपकी बातों को मान लें? क्योंकि अगर हाँ, तो यह गेम अब शुरू हो चुका है। चैप्टर 5, गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट गिल्ट या हेजिटेशन। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, पावर, रिस्पेक्ट, लव या सिर्फ कंट्रोल। लेकिन ज्यादातर लोग कभी अपनी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में खड़ी होती हैं दो इनविजिबल वॉल्स, गिल्ट और हेजिटेशन। और यही दो इमोशंस आपको एवरेज बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का स्टूडेंट एवरेज नहीं होता। डार्क एनएलपी सिखाता है कि कैसे बिना गिल्ट, बिना डर, बिना शक के आप वही ले सकते हो जो आप चाहते हो, और सामने वाला खुद कहेगा यस। सुनो, किसी से कुछ मांगना सबसे बड़ा पावर शिफ्ट होता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो, आप लोअर पोजीशन में चले जाते हो। लेकिन जब आप डिमांड को ऑफर की तरह प्रेजेंट करते हो तो पावर आपके हाथ में रहती है। दिस इज कोवर्ड परसुएशन। मान लो तुम्हें किसी से फेवर चाहिए, डायरेक्ट मांगने की बजाय तुम उसकी ईगो को फीड करते हो। उसे बस यही फील कराते हो कि वो स्पेशल है, कैपेबल है, ट्रस्टवर्दी है, और फिर तुम वो फेवर कैजुअली मेंशन कर देते हो, जैसे वह तो ऑब्वियस था, अब सामने वाला ना नहीं कह सकता। बिकॉज तुमने उसकी आइडेंटिटी से जुड़कर उसके डिसीजन को मैनिपुलेट किया है। और गिल्ट तो आता ही नहीं, क्योंकि तुमने कुछ छीनने की कोशिश नहीं की। तुमने बस सामने वाले को ऐसा फील कराया कि देना ही उसके लिए सही है। एक बार एक यंग इंटर्न ने अपने बॉस से टाइम ऑफ मांगा। बॉस ने साफ मना कर दिया। नेक्स्ट डे उस इंटर्न ने एक प्रोजेक्ट पर बॉस की तारीफ करते हुए बोला, सर ऑनेस्टली आपके मेथड्स बहुत इंस्पायरिंग हैं। आई एम लर्निंग सो मच, और सोच रहा हूं कि कुछ टाइम अकेले रहकर इस सबको डीपली रिफ्लेक्ट करूं। मे बी कुछ ब्रेक थ्रू आइडियाज भी आ जाएं। अगर आप अलाउ करें तो एक शॉर्ट लीव ले लूं। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, टेक योर टाइम, आई ट्रस्ट योर प्रोसेस। ही गॉट व्हाट ही वांटेड विदाउट बेगिंग, विदाउट गिल्ट। हस्तक्षेप तब होती है जब आप अपने डिजायर्स को जज करते हो, जब आप सोचते हो क्या मुझे ये चाहिए भी या नहीं। लेकिन जब माइंड क्लियर हो, जब आप जानो कि आपकी वांट्स आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी पावर है, तब हेजिटेशन डियोनल्व हो जाती है। डार्क एनएलपी कहता है, यू डोंट चेज व्हाट यू वांट, यू इंस्टॉल इट इन अदर्स माइंड्स सो दे गिव इट टू यू विलिंगली। और यही है ट्रू इन्फ्लुएंस। ये इसके चाहिए, उसे हासिल करना कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तब है जब आप खुद को रोकते हो। सो स्टॉप हेजिटेटिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप फीलिंग गिल्टी। क्योंकि जो लोग गिल्ट एंड हेजिटेशन से ऊपर उठते हैं वही इस दुनिया की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हो, बिना गिल्ट और बिना हेजिटेशन। चैप्टर 6, अतीत को दोबारा लिखना, वर्तमान को आकार देना, भविष्य को साइलेंटली प्रभावित करना। हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है। एक ऐसा अतीत जो या तो हमें बार बार तोड़ता है या हमें रुकने पर मजबूर करता है। कुछ यादें इतनी चुभती हैं कि हम उनसे भागना चाहते हैं, और कुछ इतने गहरे जख्म छोड़ जाती हैं कि हम खुद को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वह अतीत जो बार बार आपको तोड़ता है, उसे आप फिर से लिख सकते हैं। हाँ, आप अतीत को फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि यादें कभी इतिहास नहीं होती, वे सिर्फ एक धारणा, परसेप्शन होती हैं, और धारणा को बदला जा सकता है। 1, अतीत को दोबारा लिखें, क्योंकि बीता हुआ समय पत्थर पर नहीं लिखा होता। क्या होगा अगर आप वही यादें जो आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें इस तरह से फिर से लिख लें कि वह आपकी ताकत बन जाए। कल्पना करें, आपके जीवन का वह सबसे डरावना और दर्दनाक अनुभव फिर से आपके सामने है। इस बार आप सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, बल्कि एक गवाह की तरह उसे देख रहे हैं। उस बच्चे को देखिए जो किसी कारण से डर से कांप रहा था, लेकिन अब आपको यह समझ आ रहा है कि वह हार नहीं मान रहा था, वह जूझ रहा था, वह सीख रहा था। यह है अतीत को फिर से लिखना। जब आप अपने पुराने अनुभवों की परिभाषा बदलते हैं तो आप अपनी पहचान को बदलते हैं, और जब आपकी पहचान बदलती है
तो आपके सारे निर्णय बदल जाते हैं। जो अनुभव पहले आपको कमजोर बना रहे थे वही अब आपको मजबूत बना रहे हैं। तो वर्तमान को आकार देना, क्योंकि वर्तमान में ही पावर होती है। अब जब आपने अपने अतीत को सशक्त बना लिया है तो आप अपने वर्तमान को भी उसी शक्ति के साथ आकार दे सकते हैं। अब आप किसी भी स्थिति में, अपने हर संवाद में, अपने हर कदम में यह जानने की स्थिति में होते हैं कि आपको क्या करना है। आप अब सिर्फ घटनाओं के प्रतिक्रियाशील नहीं होते, बल्कि आप उसे निर्देशित करने वाले बन जाते हैं। आप हर एक इंटरेक्शन में सतर्क होते हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सामने वाले को उसकी ही गलती में उलझाकर उसे अपने टर्म्स पर लाना है, क्योंकि वर्तमान में पावर उन्हीं के पास है जिनके अंदर स्पष्टता, क्लैरिटी होती है। और स्पष्टता तब आती है जब अतीत का शोर बंद हो जाता है। 3. भविष्य को प्रभावित करना, क्योंकि भविष्य का नियंत्रण कभी सीधे नहीं होता। भविष्य को प्रभावित करने वाले लोग कभी सीधे तौर पर भविष्य की बातें नहीं करते। वे वर्तमान में ऐसे बीज बोते हैं जो धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में पनपते हैं। एक शब्द, एक मुस्कान, एक खामोशी, ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो महीनों बाद किसी के निर्णय को चुपचाप दिशा दे सकते हैं। एक थेरेपिस्ट का उदाहरण लें जो लोगों के मानसिक आघात, ट्रॉमा को ठीक करता था। वह कभी अपने क्लाइंट से उनके अतीत के बारे में नहीं पूछता था। वह बस उनसे कहता था, मुझे वो कहानी बताओ जिसमें तुम हीरो हो। कुछ सत्रों के बाद वह लोग जो पहले डर के साए में जी रहे थे अब आत्मविश्वास से भर जाते थे। उनके निर्णय बदल जाते थे, उनके लक्ष्य बदल जाते थे। क्यों? क्योंकि उस थेरेपिस्ट ने उनके अतीत को फिर से लिखा और उसके बाद उनके भविष्य को चुपचाप रिप्रोग्राम कर दिया। निष्कर्ष, जब आप अपने अतीत को फिर से लिख सकते हैं तो वर्तमान में हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। तो आप सचमुच अपनी दुनिया के निर्माता बन जाते हैं। यह एक कला है, एक साइकोलॉजिकल मास्टरी है, जहां आप दूसरों के विचार, भावनाओं और निर्णयों को चुपचाप प्रभावित करते हैं। यहां तक कि अगर आप केवल एक शब्द बोलते हैं या एक मुस्कान देते हैं तो वह भी किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। आपका अतीत अब आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन चुका है। अब आप जानते हैं कि आप अतीत को फिर से लिख सकते हैं, वर्तमान को आकार दे सकते हैं और भविष्य को चुपचाप प्रभावित कर सकते हैं। यह खेल अब शुरू हो चुका है। चैप्टर 7 शब्दों से नहीं, साइलेंस से हावी होना। दुनिया को लगता है कि ताकत हमेशा आवाज में होती है, तेज बोलने में, खुद को प्रूव करने में। लेकिन असली ताकत वहां होती है जहां शब्द नहीं, साइलेंस बोलता है। जब आप किसी से बहस करते हो तो आप सिर्फ अपने शब्द थोपते हो, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुद अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। सोचो, एक मीटिंग चल रही है, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन एक इंसान चुप है, बस सबको सुन रहा है। उसकी मौजूदगी में एक वजन है, उसकी नजरें हर चीज को स्कैन कर रही हैं। और जब सब थक जाते हैं वही एक लाइन कहता है और पूरा कमरा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी ने उसके शब्दों को वैल्यू दी। साइलेंस सिर्फ मौन नहीं होता, वह मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला असहज होने लगता है, वह खुद को साबित करने लगता है, सफाई देने लगता है, और इसी दौरान आप उसके मन का दरवाजा खोलते हैं। कंट्रोल करने का अगला स्तर है कम बोलो, ज्यादा समझो, कम दिखो, ज्यादा असर डालो। चैप्टर 8 भावनाओं से खेलो। तर्क से नहीं। लोग सोचते हैं कि इंसान तर्क से चलता है, लेकिन सच यह है कि इंसान का हर बड़ा फैसला भावना से ही होता है। चाहे वो प्यार हो, डर हो, गिल्ट हो या महत्वाकांक्षा, भावना ही कंट्रोल की चाबी है। मान लो तुम किसी से कुछ करवाना चाहते हो। अब तुम उसे लॉजिक देकर समझाओगे कि उसे क्यों करना चाहिए, लेकिन वो टाल देगा। पर अगर तुम उसे ऐसा महसूस करा दो कि वह ना करे तो कुछ छूट जाएगा, तो वो खुद करेगा। भावना से खेलना सीखो। जब तुम सामने वाले की सबसे गहरी भावना को पहचान लेते हो, जैसे कि उसकी असुरक्षा, उसकी चाह, उसका डर, तो तुम उसे एक ऐसी जगह छूते हो जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और यहीं से शुरू होता है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। एक उदाहरण लो, कोई इंसान जिसे हर वक्त सबकी तारीफ चाहिए, तुम उसे अगर थोड़ा सा इग्नोर करो और फिर अचानक उसकी छोटी सी तारीफ कर दो, तो वो पूरी तरह तुम्हारी तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू को कंट्रोल किया।
तुमने तय किया कि उसे कब क्या मिलेगा, और यही है भावना से कंट्रोल करना। चैप्टर 9 पहचान को दोबारा गढ़ना। वो आर यू को व्हाट यू चूज टू बी बनाना। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि उनकी पहचान तय है। मैं शर्मीला हूं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट है जिसे आप बदल सकते हो। अगर बचपन में आपको कहा गया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो शायद आपने वही मान लिया। लेकिन क्या वह आपकी सच्चाई थी या किसी और का डर? जो इंसान अपनी पहचान खुद लिखना शुरू कर देता है, वो खुद को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद दुनिया भी उसे उसी नए रूप में देखती है। एक बार एक इंसान था जो हमेशा खुद को बैक बेंचर मानता था। फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं ऐसा ना होता तो मैं क्या करता? उस दिन के बाद उसने खुद को एक नए नाम से बुलाना शुरू कर दिया। वही इंसान कुछ सालों में हजारों लोगों को इंस्पायर करने वाला बन गया। पहचान कोई जड़ नहीं होती, वो एक बीज होती है। जैसा पानी दोगे वैसी ही बढ़ेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कौन हो, सवाल ये है आप कौन बनना चाहते हो। क्योंकि जिसने खुद को करना सीख लिया, उसने पूरी दुनिया को मोड़ना सीख लिया। चैप्टर 10 मास्टरिंग द आर्ट ऑफ साइलेंस। जब शब्द नहीं, मौन बोलता है, शब्द शक्ति होते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप बिना बोले असर डाल सकते हो। ये चैप्टर है उस शक्ति के बारे में जो आपकी आवाज से नहीं, आपकी मौजूदगी से चलती है। साइलेंस की आर्ट। जब आप चुप रहते हो तो दुनिया आपको समझने की कोशिश करती है, और यही वह पॉइंट है जहां कंट्रोल शिफ्ट होता है। क्योंकि जब सब बोल रहे हो तब कोई अगर चुप है तो वो अलग दिखता है, और जो अलग दिखता है वही याद रहता है। मौन का पहला नियम, हमेशा सब कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। जब आप हर चीज का जवाब देने लगते हो तब आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन जब आप चुनिंदा बोलते हो, सोच समझ कर बोलते हो, तब लोग आपके हर शब्द को गौर से सुनते हैं। एक साइलेंट इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी आंखों की शांति, उसका पॉज, यह सब सामने वाले के माइंड में कई सवाल खड़े करता है। और जब दिमाग सवालों से भर जाता है तब असर होता है मौन का दूसरा नियम। अपनी एनर्जी को ऑब्जर्वेशन में लगाओ, रिएक्शन में नहीं। जब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, आप तब भी शांत रहो। ये साइलेंस सामने वाले को अंदर से डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो आपकी रिएक्शन की उम्मीद करता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता वो खुद टूटने लगता है। मौन का तीसरा नियम, साइलेंस को टूल बनाओ, कमजोरी नहीं। कुछ लोग चुप रहते हैं डर से, पर कुछ लोग चुप रहते हैं ताकत से। फर्क उस इंटेंट में है। आपका साइलेंस तब तक ताकतवर नहीं जब तक वह आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ना हो। मान लीजिए एक मीटिंग में सब अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, और जब सब थक जाएं तब आप एक लाइन बोलते हो, पॉइंटेड, शार्प, क्लियर। इस एक लाइन का इम्पैक्ट बाकी सब की बातों से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपने माहौल को पढ़ा, मौन में पावर रखा, और सही टाइम पर सही प्रहार किया। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब सामने वाला आपके मौन से असहज हो जाए तब समझो कि आप नियंत्रण में हो। क्योंकि शब्दों पर शक हो सकता है, लेकिन मौन एक मिरर होता है। लोग उसमें खुद को देखते हैं, और जो व्यक्ति लोगों को खुद से जुड़ने का मौका देता है वही इंसान उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। अब समय है इस वीडियो को यहीं खत्म करने का, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने बिना आपने कुछ कहा हो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी मौजूदगी से हिल जाए, तो मौन को समझो, अभ्यास करो और अपना हथियार बनाओ। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।